नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन हो रहा है, तो वहीं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे वर्ष बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विजय शर्मा जी आए और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री के स्वागत के लिए मंच पर हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण विराजमान हैं। हम उनसे सादर विनती करना चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गजमाला से स्वागत करें, गजमाला से अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं गजमाला से। और यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जोरदार करतल ध्वनि हो इस मौके पर, इस अवसर पर, जबकि खुद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी मंत्रीगण, सांसदगण, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने 2001 के संसद हमले की बरसी पर इसमें जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के कारण चक्रसेनपुर अजयपुर के पास कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में गनीमत का जो है बता दें आपको कि महिला समेत कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस और टोल प्रबंधन टीम क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर जाम खुलवाने में जुटी हुई है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया, जिसके बाद जेपी नड्डा अभिनंदन समारोह के लिए खुली गाड़ी में पीटर हॉफ शिमला पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से नड्डा का स्वागत किया और इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज अपनी कर्म भूमि हिमाचल, जहां से मेरा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे एक लंबे अंतराल के बाद आने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं यहां आया हूं तो अपने थोड़ा पीछे और दाहिने की तरफ मां तारा देवी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। और मेरे सामने ऊपर चोटी पर जाखू मंदिर में विराजमान संकट मोचक बजरंग बली को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आप सब लोगों ने जिस हर्ष, उल्लास, उमंग, ऊर्जा के साथ मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको अपनी ओर से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जीत, बिहार की ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत, उसके लिए जो आपने मेरे माध्यम से जो पार्टी का अभिनंदन किया है,
मेरे माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने जो अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बिहार की जनता का अटूट विश्वास और अटूट विश्वास के साथ साथ उनके नेतृत्व में देश में आगे बढ़ने का संकल्प, इस पर इस चुनाव के नतीजों ने, बिहार की जनता ने फिर से एक बार मुहर लगाई है। इसके लिए मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे मेहनतकश मजदूरों ने, समाज के सभी वर्गों ने बिहार में एक तरफा जीत का संदेश सारे देश को दिया है और राजनीतिक दृष्टि से वह संदेश गया है। यह संदेश सिर्फ इतना ही नहीं है, यह संदेश जो लोग देश को और प्रदेश को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते हैं, उनको भी बिहार में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज देश में ये बहस चल पड़ी है, देश कौन चलाएगा? क्या घुसपैठियों के सहारे देश चलेगा, या देश उनके सहारे चलेगा जो देश में हमारे देश के नागरिक, राष्ट्रभक्त, जो देश के लिए दिन रात एक करके आगे बढ़ते हैं? बिहार ने संदेश दे दिया है, तुम जितनी यात्राएं निकालो, तुमको मुंह की खानी पड़ेगी, तुमको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह उन्होंने दिखा दिया। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने हमने क्या हिमाचल के लिए किया और वो हिमाचल का क्या कर रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने खींचने का प्रयास हुआ है। जब हिमाचल का पीछे चुनाव हो रहा था तो मैं उस समय आपसे मिला था, मैंने आपसे चर्चा की थी। मैंने हिमाचल की जनता को भी कहा था कि गलती मत करना, राजनीति फुलका नहीं होती जो कभी इधर पलटो तो कभी उधर तवा पर डाल दो। राजनीति लंबे समय तक स्थिर होकर के विकास के क्रम को बढ़ाने की होती है, उसको समझ करके चलना चाहिए। आज हिमाचल का विकास का एक ही मंत्र है और वो है डबल इंजन की सरकार। याद रखना, गाड़ी में एक तरफ पहिए होंगे और एक तरफ नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारी विरोधी सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां बैठे हुए लोग मोदी जी के नेतृत्व में नियतन हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग नियतन सत्ता का भोग करके मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, आगे किसने देखा है, इस मन को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारा मेल बैठ नहीं सकता। ये दूसरे किस्म की सरकारें हमारे साथ चल नहीं पाएंगी और मैं आगे आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे बोलना है क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिमाचल की जनता को ध्यान में रखना होगा और इसकी चर्चा मैं आगे चल करके करने वाला हूं। आज मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज मुझे सौभाग्य मिला है कि शिलान्यास करके भूमि पूजन करने का
और हिमाचल को, शिमला को एक भव्य पार्टी के कार्यालय का भूमि पूजन का सुअवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे कार्यालय अच्छे सुसज्जित होने चाहिए, मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड होने चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां रिसर्च करने का मौका मिले, सोशल मीडिया को हम अलग से स्थान दें, हमारे रिसर्च की ट्रेनिंग का सेंटर बने, मंथन हो, और इसलिए हर आधुनिक सुविधा के साथ कार्यालय बनाने की योजना उन्होंने हम सबके सामने रखी थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 787 कार्यालय बनाने का हमने लक्ष्य रखा। जहां जहां हमारा काम है वहां जिले में हमने पार्टी के कार्यालय का 787 का लक्ष्य रखा। 617 कार्यालय बन चुके हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी 9 कार्यालय बन चुके हैं और आगे चल करके 16 कार्यालयों में काम चल रहा है, यानी बचे हुए 11 कार्यालयों में काम चल रहा है। बहुत तीव्र गति से वहां भी कार्यालय बनेंगे। मित्रों, किसी भी पार्टी को चलने के लिए मैं बार बार बोलता हूं 5 क चाहिए। सबसे पहले तो कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता को कार्यक्रम चाहिए, कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है इसको तय करना चाहिए, और कार्यक्रम को चलाने के लिए कोष चाहिए, और कोष के साथ साथ कार्यालय की व्यवस्था, कार्यालय चाहिए। 5 क चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकारिणी है। आप सबके आशीर्वाद से कोष के माध्यम से कार्यालय बनने का तैयारी चल रही है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। यहां से देश के प्रति समर्पित होकर के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, जनता की कैसे सेवा करनी है, जनता को किस तरीके से सेवा करते हुए देश को आगे ले जाना है, और जनता की सेवा करते करते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए इन कार्यालयों का उपयोग करना है, और उसके लिए अपने संस्कारों को और अच्छा बनाने का कार्यालय भी माध्यम बनता है। इसको हमको समझना है। इसलिए आज जब मैं यहां आया हूं तो आप सबको इसके लिए, कार्यालय के भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत। अनुराग जी ने कहा कि पहले कार्यालय बनेगा या सरकार बनेगी। मेरा पार्टी से कहना है और आप कार्यकर्ताओं से कहना है कि दोनों ही समयबद्ध तरीके से बनना है, इसको हमको तय करना है। इसलिए दोनों ही समय पर बने, इसकी हमको चिंता करनी है। मित्रों, कुछ बातें हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। भारत की राजनीति पिछले 11 वर्ष में बदल गई है। 11 वर्ष पहले यूपीए की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में, सरकार का मतलब क्या होता था? सरकार सबके माध्यम से बनती थी, लेकिन सबके माध्यम से बनने के बाद सरकार किसी एक जाति की हो जाती थी, सरकार किसी वर्ग की हो जाती थी, सरकार किसी मजहब की हो जाती थी, सरकार कभी किसी के परिवार की हो जाती थी। आशीर्वाद सब कर लेते थे, लेकिन सरकार जाति में बंट जाती थी,
सरकार समाज में बंट जाती थी, सरकार वर्ग में बंट जाती थी और सरकार एक परिवार और जाति में सीमित हो जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है और यह हमारा सौभाग्य है कि आजाद भारत में हम एक नई संस्कृति में देश की सेवा के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आज हम क्यों सरकारें बार बार बना रहे हैं? क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है? क्यों प्रो इनकम्बेंसी होती है? इसलिए क्योंकि हम लोगों के लिए जीते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की सेवा के लिए आते हैं। यह पहली बार देश ने सुना है कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। यह पहली बार देश ने जाना है कि अब राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ है। यह पहली बार देश ने सुना है कि यह सचिवालय नहीं, यह कर्तव्य भवन है। यह शब्द नहीं है, यह शब्दों से संस्कार की उत्पत्ति है। इससे भाव पैदा होता है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्स करती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो जवाबदेह है, रिपोर्ट कार्ड की सरकार जो अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाती है और छाती ठोक के बोलती है, ये कहा था, ये किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारा लक्ष्य बनता है, ये हम लोग के काम है। पुरानी राजनीति जातिवाद की राजनीति, पुरानी ये यूपीए की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति, यूपीए की राजनीति भाई भतीजा की राजनीति, यूपीए की राजनीति समाज को खंडित करो और राज करो, और हमारी राजनीति जवाबदेह सरकार, जवाबदेह। यह संस्कृति हमने बदल डाली है और इसीलिए आज जो है वो रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो रही है। आपने बिहार की चर्चा की, मैं बिहार की चर्चा के पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, सब लोगों ने एक मत से कहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी। पत्रकार भाइयों ने भी और राजनीतिक पंडितों ने भी यही भविष्यवाणी की थी। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं और आपको याद दिलाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं हरियाणा का मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए गया था। पत्रकारों ने बहुत उदासीन भाव से पूछा था कि ये जो आप मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, ये सच में आपको मौका मिलेगा क्या? एक तरीके का व्यंग्य था। मैंने कहा तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, और चुनाव के नतीजे का दिन आएगा, उस दिन मेरे से बात करना। और हरियाणा में तो और छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने भी लड्डुओं का ऑर्डर कर दिया। हुड्डा साहब ने तो घोड़ों को भी निमंत्रण दे दिया और वो बग्गी तैयार हो गई। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हरियाणा की जनता का कुछ सोच और ही है और वह जिम्मेदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चाहते थे। इस कारण से हमारी सरकार हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके आए। कांग्रेस पार्टी के लोग ये कैसे हो गया? हमने कहा ये इसलिए हो गया क्योंकि तुम रह गए होटलों में और हम थे जनता के बीच में। और जब बिहार की बारी आई तो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और नीतीश कुमार के इस सुशासन के प्रति समर्पण के साथ बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है।
और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार फिर से बनेगी, हमारी सरकारें फिर से चलेंगी। इस मंत्र को हमेशा याद रखना, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसको लेकर के हमने चलना है और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मित्रों, एक बात की हमको गर्व करना चाहिए। आज देश में सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां आज सत्ता को लोलुपता में पूर्णतः डूबी हुई है। सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, किस लिए चाहिए मालूम नहीं। वैचारिक दृष्टि से सारे राजनीतिक दलों की वैचारिक शून्यता आ गई है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे 360 लगा दिया, फ्रॉम सेंटर टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पूरा घूम गए। किसी के साथ भी कहीं का भी समझौता, कोई पार्टी नहीं रही है जो विचारों पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, जो विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। यही कारण है कि 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 5 पीढ़ी खप गई, 5 पीढ़ी। इस नारे को हमने नहीं छोड़ा और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की रणनीति ने धारा 370 को पार्लियामेंट में धाराशाही कर दिया। यह हमारे सामने है। यही पालमपुर में हमने कहा था 1989 में कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारी खिल्ली उड़ाई गई, हमारा विरोध हुआ, हमारे लोग जेल में गए, हमारे नेता जेल में गए। हमने धैर्य नहीं खोया और हमने कहा था कि हम कानून हाथ में लेकर के नहीं बनाएंगे, 140 करोड़ के देशवासियों के सहमति से बनाएंगे और नियम और कानून के तहत बनाएंगे। और आपको मालूम है, हमें हेठी होती थी, हमारी उपासना होती थी। हमें कहते थे राम लला हम आएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन हम डटे रहे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 2024 की जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का पूजन करके वह भव्य राम मंदिर बना। और इस वर्ष वहां ध्वजा भी फहराई गई। और आपको मैं सूचित कर रहा हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लोग सेहत